हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन लोग प्रत्येक संडे को क्या करते हैं, कोई ना कोई एक इंटरेस्टेड टॉपिक सॉल्व करते हैं जो कि हार्ट इश्यूज होते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये जो टॉपिक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्टेड टॉपिक भी है आपकी जानकारी के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे ईरान की चाबहार रेल परियोजना के बारे में। ठीक है, आप में से जो भी रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करता होगा उसको ज़रूर पता होगा, क्योंकि अभी कुछ साल पहले हमने देखा था कि भारत क्या करता है कि ट्रीटी साइन करता है ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिलके कि यहाँ पे जो चाबहार रेल परियोजना बनाई जा रही है इसमें ये भारत हमारा कुछ निवेश करेगा। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, ईरान ने क्या किया है कि भारत को इस परियोजना से बाहर निकाल दिया है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है अभी प्रेजेंट टाइम में, और थोड़ा सा जानेंगे कि चाबहार रेल परियोजना क्या है। उसके बाद चीन और ईरान की 25 साल की रणनीतिक साझेदारी क्या कहती है, और यहाँ पे कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो भी हमारे फैक्ट हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, सो आप लोग इसको यदि लिखना चाहें तो जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है तो आप बेशक लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि हैंड रिटन नोट्स है तो आपको समझ में ना आए, तो मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और पूरा समझने की सबसे पहले कोशिश करिएगा, देन उसके बाद आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है अभी हाल फिलहाल में, तो यहाँ पे पहला पॉइंट बनता है कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना से फंडिंग की देरी का हवाला देते हुए भारत को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। ठीक है, यानी कि इसने क्या कहा है कि चाबहार जो बंदरगाह रेल परियोजना से फंडिंग की देरी, जो भी फंड देना था वो अभी तक नहीं दिया है या देरी कर रहे हैं, तो उसके तहत ही क्या कर दिया गया है, ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पिछले हफ्ते ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया, जिसे अफगानिस्तान की सीमा में जारंज तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी मैं फैक्ट बता रही हूँ ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि अभी पिछले हफ्ते ही क्या किया गया कि ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री के ने क्या किया कि 628, ये जो दूरी है आप बिल्कुल नोट कर लेना इसको। ठीक है, ध्यान में रखना, 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया, जिसे अफगानिस्तान की सीमा में जारंज तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान की सीमा में कहाँ तक, जारंज तक बढ़ाया जाएगा। ये प्लेस का नाम भी आपको याद रखना है, और जाहेदान, ये दोनों ही प्लेस का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कि अफगानिस्तान की सीमा में जारंज तक बढ़ाया जाएगा और कहाँ से, ये 628 किलोमीटर चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाने की जो प्रक्रिया का उद्घाटन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अफगानिस्तान की सीमा जारंज तक बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे बताया गया है कि यह रेल परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसका जो टारगेट रखा गया है कि ये कब तक पूरी हो जाएगी, तो इसका टारगेट है कि 2022 तक ये जो रेल परियोजना है फाइनली बन के कंप्लीट हो जाएगी। ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग 400 मिलियन डॉलर का उपयोग करके ईरानी रेलवे भारत की सहायता के बिना ही रेल परियोजना को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये कहाँ से, अब ये जो इसका जो भारत फंडिंग देने वाला था उसके जगह पे ये कहाँ से अपना पैसा इसमें मिलाएगा, तो ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में होती है संचित निधि हो गई, तो या वित्त निधि जो भी होता है हमारे इंडिया में, तो यहाँ से कुछ आपको पता होगा कि हमारे भारत में जो भी संचित निधि होता है इनमें कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए जमा रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे वहाँ ईरान के लिए भी है, ईरान में भी है ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि, तो जिसमें जो भी पैसा रखा जाता है उसी से क्या करेंगे कि लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग करके ईरानी रेलवे भारत की सहायता के बिना, ठीक है, यानी इंडिया की सहायता के बिना ही रेल परियोजना को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो हाल ही में चीन ने भी
ईरान के साथ 25 वर्षों के लिए 400 बिलियन डॉलर की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया। ठीक है, यहाँ पे रणनीतिक है तो इसको आप सही कर लेना। रणनीतिक साझेदारी को क्या किया है, अंतिम रूप दिया है। और ये चीन के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि अभी भारत और चीन की बहुत ज़्यादा दुश्मनी चल रही है और उसी के तहत ये बीच में आया हुआ है। यानी ईरान ने जब भारत को निकाल दिया है तो वहाँ पे चीन उसके मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया है कि ईरान के साथ 25 वर्षों के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया है। उसके बाद हम बात करें तो जिससे ईरान में भारत की योजना पर पानी फिर सकता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जब वो वहाँ से हटा देगा तो जो भी भारत की योजना ईरान में थी तो उनमें पानी फिर सकता है। बात करें यदि हम चाबहार रेल परियोजना के बारे में थोड़ा सा यदि बात करें तो इस परियोजना के लिए ईरानी रेलवे और भारत के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी कि IRCON कंपनी के बीच समझौता हुआ था। तो किसके किसके बीच समझौता हुआ था जो चाबहार रेल परियोजना थी, तो ईरानी रेलवे और भारत के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कंपनी के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इसके बाद बात करते हैं तो यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाने के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते में भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा थी। ठीक है, यानी कि इसमें अफगानिस्तान भी शामिल था। तो ये भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय प्रतिबद्धता का हिस्सा थी, यानी कि भारत जो हमारा था तो त्रिपक्षीय समझौते में इसकी प्रतिबद्धता थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो मई 2016 में, ठीक है, यानी कि मई 2016 में प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उन्होंने क्या की थी कि चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति सहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, ठीक है, तो जो गनी जी हैं के साथ चाबहार समझौते पर इरकान यानी कि IRCON ने ईरानी रेल मंत्रालय के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो चाबहार जाहेदान रेलवे का निर्माण भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच पारगमन और परिवहन गलियारे के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये जो बनने वाला था तो चाबहार जाहेदान रेलवे का निर्माण भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच पारगमन और परिवहन गलियारे के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते का क्या होता, हिस्सा होता, यदि भारत इसमें शामिल रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इरकान यानी कि IRCON ने परियोजना के लिए सभी सेवाओं, कंस्ट्रक्शन कार्य और वित्त पोषण के लिए लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जो मैं बोल रही हूँ आप नोट कर लेना। इरकान यानी कि IRCON ने परियोजना के लिए सभी सेवाओं, कंस्ट्रक्शन कार्य और वित्त पोषण के लिए लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था। उसके बाद बात करें तो इरकान के इंजीनियरों द्वारा कई साइट के दौरे और ईरानी रेलवे द्वारा तैयारियों के बावजूद अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंताओं के कारण भारत ने कभी भी काम शुरू नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि अमेरिका, भारत सहित कई ऐसे देश थे जहाँ प्रतिबंध लगा दिया था कि ईरान से कोई भी तेल आयात या निर्यात नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा होगा उनको ये सारी बातें पता होगी। तो अभी 2019 की घटना थी जिसमें अमेरिका के द्वारा भारत सहित कई ऐसे देश थे तो उनमें क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप जो है ईरान के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे और खासकर तो तेल का जो भी आयात निर्यात होता है उसको तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण इन्होंने क्या किया था कि जो इनकी तैयारियां थी वो बिल्कुल भी वहाँ का काम जो था उनको शुरू नहीं किया था। जो रेल परियोजना का इन्होंने वादा किया था कि हम भी इसमें इतना शामिल करेंगे तो वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो क्या हुआ था कि हालांकि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह और जाहेदान रेल लाइन के लिए छूट प्रदान की थी। ठीक है, जो अमेरिका था उसने क्या किया था कि जो
चाबहार बंदरगाह और जाहेदान रेल लाइन के लिए छूट दी थी इंडिया को कि वो उसमें शामिल हो सकता है, काम करवा सकता है, लेकिन अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाने की चिंताओं के कारण उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों को खोजना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो भी उपकरणकर्ता थे या आपूर्तिकर्ताओं का जो भागीदारी को खोजना क्या हो गया था, काफ़ी मुश्किल हो गया था। और यहाँ पे आपको ये बात भी हमेशा ध्यान में रखना कि अमेरिका और चीन दो ऐसे देश हैं जो तो किसी के सगे नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही देश कब क्या बोलते हैं और कब क्या इनकी जो भी बातें होती है पलट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं और उसमें इनका जहाँ तक प्रॉफिट होगा वहीं तक आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अन्यथा इन देशों का किसी मतलब कोई भी यदि भरोसा करे तो वो बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही ऐसे देश हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट की देखते हैं और यदि जहाँ पे उनका प्रॉफिट है तो ठीक है, यदि नहीं है तो वो वहाँ पे फिर बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल का आयात भारत पहले से ही शून्य कर चुका था। ठीक है, जब अमेरिका ने, मैंने अभी आपको बताया कि जब अमेरिका के द्वारा भारत ही नहीं, भारत सहित कई ऐसे देश थे, ठीक है, जहाँ पे क्या किया गया था कि अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले से ही ईरान के द्वारा जो भी तेल आयात किया जाता था तो क्या कर दिया गया था, भारत उसको पूर्ण रूप से शून्य ही कर चुका था। मतलब वो हो सकता है थोड़ा बहुत लेता रहा हो, लेकिन पहले से ही ये क्या कर चुका है, शून्य कर चुका था। उसके बाद हम बात करें ईरान चीन की 25 साल की रणनीतिक साझेदारी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या यहाँ पे चीन कैसे प्रॉफिट, इसका जो फ़ायदा है उठा रहा है, मौके की नज़ाकत का जो फ़ायदा कहते उठाया जाता है। ठीक है, तो वही चीन कर रहा है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस बीच ईरान और चीन 25 साल की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप देने के करीब है, जिसमें चाबहार के शुल्क मुक्त क्षेत्र में तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में भी चीन की भागीदारी की एक बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो तेहरान और बीजिंग में अधिकारियों द्वारा ईरान और चीन के बीच सहयोग के लिए व्यापक योजना यानी कि कंप्रहेंसिव प्लान फॉर कॉरपोरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना, ठीक है, को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके बाद हम यदि बात करते हैं उसके आगे जो भी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ईरानी अधिकारियों ने एक रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि चाबहार बंदरगाह जिसमें भारत ने निवेश किया है उसे चीन की पट्टे यानी कि लीज पर दिया जाएगा। ठीक है, भारत जिस पे निवेश कर रहा था उसको अब क्या किया जाएगा, चीन को पट्टे या बोलें तो लीज पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें आगे तो क्या हुआ था कि ईरान ने पहले साल ग्वादर पाकिस्तान और चाबहार में चीन संचालित पाकिस्तानी बंदरगाह के बीच एक गठजोड़ का प्रस्ताव रखा था और चाबहार से 350 किलोमीटर दूर बंदर एजस्क बंदरगाह और साथ ही साथ चाबहार शुल्क मुक्त क्षेत्र में भी चीन के हितों की पेशकश की थी। ठीक है, और आगे देखते हैं यदि हम तो बंदर एजस्क चाबहार के पश्चिम में और हरमुज के जलडमरू मध्य से ठीक पहले स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ये जलडमरू मध्य वर्ड आया है तो आपको जलडमरू मध्य का पता होना चाहिए कि ये जलडमरू मध्य किसे कहा जाता है। तो वहाँ पे कोई जल का डमरू नहीं होता है, ठीक है, और ऐसे मत समझिएगा कि कोई जल के मध्य डमरू होगा इसलिए जलडमरू मध्य कहा जाता है। यहाँ पे जब भी किसी देश की दो देशों की स्थलीय सीमा किसी एक सक्रिय समुद्र के सहारे मिलती है, ठीक है, यानी कि जैसे आप यहाँ पे सपोज समझिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का जो है दक्षिणी इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है। अब श्रीलंका जो है यहाँ से मिलता है, ठीक है, सक्रिय समुद्र, यहाँ पे सक्रिय समुद्र सीमा रहती है तो यहाँ से हम श्रीलंका तक संपर्क हमारा बनता है और यहाँ पे आपको पता होगा पाक जल डमरू मध्य से कहा जाता है ये जो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई दो स्थलीय सीमा सक्रिय समुद्र के सहारे मिलती है, ठीक है, सक्रिय समुद्र के सहारे यानी कि आपको पता है यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है या अरब सागर है, ठीक है, तो ये यहाँ से सक्रिय क्या कर रही है, समुद्र के सहारे दोनों ही
सीमाएं, जो दोनों देश की सीमाएं मिल रही हैं, यानी कि बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, जलडमरू मध्य बोलते हैं इसी को ही, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, और चाहो तो जो मैं अभी बताई हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये जलडमरू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट में। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, बंदर एजस्क चाबहार के पश्चिम में और हारमुज के जलडमरू मध्य से ठीक पहले स्थित है, ठीक है। तो हारमुज का जो भी जलडमरू मध्य से ठीक पहले स्थित है। इस तरह चीन, पाकिस्तान, ईरान तट पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है। यानी कि ये जो सारी बातें हमने देखा, तो क्या कर सकता है कि जो चीन है, पाकिस्तान, ईरान तट पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है। ऐसी सभी संभावनाओं को भारत द्वारा बारीकी से देखा जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये भारत के लिए कहें तो बड़ा खतरा बन सकता है, इसी क्योंकि अभी आपको पता है कि चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा कि गलवान घाटी में चीन ने अटैक किया, उसके बाद वो अभी जो हमारा नेपाल का क्षेत्र था, कुछ वहाँ नेपाल के क्षेत्र में भी चीन ने क्या किया था कि यदि हम बात करें तो नेपाल जो हमारे यहाँ का हिमालय के कुछ भागों को क्या कर लिया था, जो उत्तराखंड के आसपास के थे उनको अपने में मिला लिया था, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो नेपाल का कुछ क्षेत्र जो था वो चीन अपने में मिला रहा था। यानी चीन, मैंने बताया ना कि चीन और अमेरिका की बातों का बिल्कुल भी भरोसा ना ही माने तो बेटर होता है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो ऐसी जो संभावनाएं, सिचुएशन हमारे सामने आ रही हैं, तो इससे भारत को बहुत बारीकी से देखना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। हर एक जो भी अब आगे आने वाला है, उन सभी जो भी घटनाएं होने वाली है उनके खिलाफ, यानी कि हम क्या कर सकते हैं और जो भी आ रहा है उसके खिलाफ हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, वो सारी बातें भारत को बिल्कुल एकदम से खुले माइंड से सोच के रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रभाव, मतलब कि इसका प्रभाव ईरान के साथ भारत के सामरिक संबंधों और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी पड़ेगा। इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे पड़ेगा, ईरान के साथ भारत के सामरिक संबंधों, ठीक है। यहाँ पे जब ईरान ने भारत को इससे बाहर कर दिया है, तो इसके जो भी और भी सामरिक संबंध है और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे हो सकता है कि ईरान अकेले बना रहा तो टैक्स ज़्यादा लगाए, या तो हो सकता है कि भारत को वहाँ से इजाज़त ना मिले, तो उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अभ्यास प्रश्न की, जो हमने अभी पढ़ा, तो आई होप कि उधर का आपको समझ में आ गया होगा जितने भी फैक्ट हमने पढ़े। अब यदि हम बात करें इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि चाबहार रेल परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमारा पहला स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना से फंडिंग की देरी का हवाला देते हुए भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया, ठीक है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा, बिल्कुल 2 मिनट ही नहीं हुए हैं कि वहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। और आई होप कि आप सभी से इसका आंसर बनना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना से फंडिंग की देरी का हवाला देते हुए भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि इसके अंतर्गत 628 किलोमीटर लंबे चाबहार जाहेदान रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि बात करें तो इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है। तो पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो, तीसरा हमारा चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि फंडिंग की देरी के कारण ही क्या किया गया है, ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि 628 किलोमीटर लंबे चाबहार जाहेदान रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। यानी कि हम बात करें और यहाँ पे पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे एक और दो दोनों ही कथन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि और भी जितने फैक्ट हम पढ़े उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कई सारे। तो मैंने ये आपके अभ्यास के लिए बताया ताकि आपको नॉलेज हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसलिए आप उसको ध्यान से एक बार दो बार देखिएगा ताकि आपको सारे फैक्ट एकदम से क्लियर हो जाएं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे पूरा बन जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।